तो भाजपा के गढ़ गुजरात से कांग्रेस का अधिवेशन करने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी सवालों पर हम आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुजाता पॉल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ अनुज अग्रवाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और कुछ देर में हमारे साथ विजय कुमार खैरा, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। और पहला सवाल सुजाता पॉल जी आप ही से होगा मेरा, जो आज हर कोई पूछ भी रहा है और ये जानना भी चाह रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना 84वां अधिवेशन कर रही है तो उसके लिए खास तौर से गुजरात को क्यों चुना गया। इससे पहले 1961 में खास तौर से भावनगर में कांग्रेस पार्टी अपना अधिवेशन करती है, उसके बाद 64 साल बाद गुजरात में ही क्यों अधिवेशन हो रहा है। पॉल जी, क्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये क्या देश के राज्य नहीं है? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो कहीं पे भी अपना अधिवेशन कर सकती है। मगर एक संदेश बिल्कुल साफ है कि गोडसेवादियों को बता रहे हैं हम कि गांधी जी का ही रास्ता इस देश में रहेगा। गांधी जी ने जो दिखाया, जो सिखाया, उसी रास्ते पे चलकर इस देश पर सत्ता संभाली जाएगी। अगर सत्ता देती है जनता और उसका अपमान आप करते हैं तो आप नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कितना भी बता दीजिए, जनता धरातल पर लेके आती है। फिर दो बैसाखियों को लेकर आपको सत्ता संभालनी पड़ती है और आपके पास टीडीपी और जेडीयू ना हो तो आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे, क्योंकि जनता तो आपको पैदल कर चुकी है। इसीलिए तो आजकल मोदी जी नजर नहीं आ रहे। मगर जिस राज्य की आप बात करते हैं वो राज्य बापू का राज्य है, वो बापू की धरती, वो सरदार पटेल की धरती। और गोडसेवादियों को क्या समझ में आएगा कि बापू का सत्याग्रह क्या था, अहिंसा क्या थी, और जिस रास्ते पे चलते हुए लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी गई थी अब उनसे लड़ी जाएगी जो देश को कमजोर कर रहे हैं और अडानी जी को अपना भाई बताकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी धरती से, यानी कि सरदार पटेल लौह पुरुष की धरती से आज अगर बिगुल बज रहा है तो वो इसलिए क्योंकि सरदार पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री, जिनके रहते हुए आरएसएस को बैन भी किया गया जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई उसके बाद, और उसके साथ ही उन्होंने आरएसएस को मजबूर किया था कि वो रेशम बाग नागपुर में भारत का झंडा फहराए। जो उन्होंने किया तब तक किया जब तक सरदार पटेल जीवित थे, यानी कि 15 दिसंबर 1950। देश में पहले चुनाव 1952-53 में हुए। मगर ये लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री होते तो ऐसा होता वैसा होता, मगर भूल जाते हैं कि उन्होंने तो पहला चुनाव ही नहीं देखा। लेकिन आज बिगुल इसीलिए बजाया गया है गुजरात से कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी मिलेंगे, एक सही विजन जनता के लिए भी होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आपकी लड़ाई को आगे लड़ने जा रही है। आप त्रस्त है, परेशान है, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त 2-2 रुपए एक्साइज के नाम पर पेट्रोल डीजल बढ़ गए, 50 रुपए आपके गैस सिलेंडर बढ़ गए, टैरिफ हमारे ऊपर लग गया और शेयर मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन मोदी जी कहाँ हैं, ये पूछने की जरूरत है। हम आपके गढ़ पे आए हैं, हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है इससे आपको चिंता होनी चाहिए। लेकिन उसमें अगर आप बताना चाहते हैं कि आपने क्या किया इतने दिनों से राज करते हुए, तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं सवाल, और जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, एक बार अनुज अग्रवाल जी से भी समझ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज अग्रवाल जी, एक बार आप भी समझाइए, बताइए कि अगर बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने हुंकार भरी है, अपना अधिवेशन किया है, तो इसको लेकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? अग्रवाल जी, अनुज अग्रवाल जी, देखिए अगर कांग्रेस पार्टी अपना 84वां अधिवेशन कर रही है गुजरात में, खास तौर से जैसे कि लगातार सुजाता पॉल जी भी बोल रही हैं कि हम महात्मा गांधी का जो विचार है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर कांग्रेस ने गुजरात को चुना है तो उसका स्ट्रैटेजी आप क्या मानते हैं, क्या रणनीति है इसके पीछे की कांग्रेस पार्टी की? देखिए, हुजूर आते आते बहुत देर करती। पूरी गुजरात में कांग्रेस भी, कार्यकर्ता भी और जनता भी यही कह रही कि जो कांग्रेस है ही नहीं वो गुजरात में आके कर क्या रही है। 2017 के बाद जितना डिटोरिएशन कांग्रेस का हुआ है, ये बड़ी अफसोस की बात है।
हाँ। अब आज गांधी जी और पटेल जिनकी बातें कर रही है कांग्रेस प्रवक्ता, वो है कहाँ? वो तो सारे बीजेपी ने अपहरण कर लिया उनका। उन्होंने तो गुजरात में आज जो पटेल साहब की बात की जाती तो वो बीजेपी के साथ जोड़ के की जा रही। गांधी जी को मोदी जी ने एक तरीके से अपने मेन एजेंडे में ले आए। तो अब कांग्रेस तो अब गांधी या पटेल की बात करे तो उसका कोई मायने नहीं रखते। आप ग्राउंड पे देखिए, गुजरात में पार्टी के पास 17 एमएलए हैं, 1 एमपी और 1 नगर पालिका है। पूरे गुजरात में पूरी पार्टी साफ है। कभी 41%, 42%, 45% वोट बैंक था, आज वो 24-25% पे आ गया है। तो इतना डिटोरेशन पार्टी में हुआ है। और पार्टी अब सन 60 के बाद अब यहाँ पर आई है या हम राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। तो इससे पहले ग्राउंड वर्क जितना होना चाहिए था, जितना संगठन के स्तर पर काम होना चाहिए था, विस्तार होना चाहिए था संगठन का, उस लेवल कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा अधिवेशन कर लेने से अकेले काम नहीं हो सकता। पार्टी को ग्राउंड पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आप समझिए, पिछले 1 दशक में 2 दर्जन से ज्यादा एमपी और एमएलए पार्टी सुजाता पॉल जी, ठीक है, अब आप इसका जवाब दीजिएगा। पार्टी में इतनी खराब स्थितियां हैं कि उस पर होमवर्क करने के जगह पर सिर्फ अधिवेशन करने से काम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को जितना आत्मचिंतन और ग्राउंड पर काम करना चाहिए। और लीडरशिप गायब है पूरी। आप किस लीडरशिप के भरोसे काम करेंगे वहां पर? ठीक है अनुज अग्रवाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता विजय कुमार खैरा भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन तमाम तरह के जो चुनाव हुए बीते सालों में, बीते महीनों में, उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से रहा वो हम सबके सामने। उसके बाद अब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वो भी भाजपा के गढ़ में होता है। इस पर बीजेपी का क्या टेक है? विजय जी, हेलो, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। सवाल है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन जो लगातार खराब रहा है विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनावों में भी, अपने उस खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी अपना अधिवेशन बीजेपी के गढ़ गुजरात से कर रही है, तो उस पर भाजपा क्या सोचती है? भाजपा का क्या टेक है? कोई हमको सोचने लायक कुछ है ही नहीं उसमें। गढ़ में करें या बाहर करें, उनके पास तो कोई गढ़ है नहीं, कहीं भी करें क्या फर्क पड़ता उससे। खासतौर से गुजरात में तो सवाल ही नहीं उठता। वो खाली ये बताने के लिए कि हम वहां कर रहे हैं, वहां चले जाएंगे। अब इसी तरह जिस तरह आप पार्टी करती रही दुनिया भर में, यहाँ से वहां, गोवा से लेके बिहार तक सब जगह जीरो होके चले आए। एक्चुअली राहुल गांधी अपना इमेज तो खो ही चुके, वो कांग्रेस की इमेज को भी खत्म कर चुके हैं। समस्या यहाँ है, जो पार्टी थोड़ी बहुत जिंदा थी, कभी आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी थी, जिस पार्टी को गांधीवादी समझा जाता था, जिस पार्टी को समझा जाता था कि सरकार बनने के बाद 1947 के बाद ये दलितों का, गरीबों का भला करेंगे। आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि गरीब और ट्राइबल इस देश में 2nd क्लास सिटीजन है। ये 65 साल में इन्होंने दिया है। आज बोला है बिहार में, मैं नहीं बोल रहा, राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं कि द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय दर्जे की तरह इन लोगों हैं ये लोग आज की तारीख में। यानी कि उन्होंने 65-70 साल में इनको स्ट्रीम में आने ही नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक और जिसको इनको 24 घंटे एक काम है, अडानी के नाम लेने से जनता का क्या भला होगा, ये कभी बता सकते हैं हमको? ये बता सकते हैं? विजय जी, लगातार आप विस्तार से बात कर रहे हैं, लेकिन सुजाता पॉल जी, जिस तरीके से खुद अनुज अग्रवाल ने भी एक बात कही थी कि बहुत देर हो गई है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्योंकि अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में आपकी प्रदर्शन को या फिर लोकसभा चुनाव में, गुजरात में 26 सीटें हैं, लेकिन उनमें से केवल 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास है, 25 की 25 बीजेपी के पास है। विधानसभा की सीटें 182 हैं और 156 सीटें बीजेपी के पास और केवल 17 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास। क्या वाकई में बहुत देर हो गई है कांग्रेस पार्टी को गुजरात पर फोकस करने में? बहुत अच्छा है कि 2 पैनलिस्ट जो है भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं और एक को आप कह रहे हैं कि वो जो है पत्रकार। लेकिन सुजाता पॉल जी, सवाल तो है कि कांग्रेस पार्टी के फोकस को लेकर बीते 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी जो है वो है नहीं। 1995 लास्ट था। आप मुझे नहीं बताएंगे? मैंने आप ही से बोला कि सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए, आप एजेंडा चला रहे हैं तो हमें मत बुलाया करिए, समझ में आया आपको? बोलने दीजिए। लगता है सुजाता पॉल जी आप सूर्य समाचार को देखती नहीं है। मुझे बोलने देखिए, आप ही से सवाल पूछा है मैंने, बोलने देंगी? बोलिए।
सच्चाई ये है कि 2017 में हमारा वोट प्रतिशत 42% गया था और निश्चित तौर पे 2022 में ये घट गया 25-26% के पास आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये लोकतंत्र है और अपने आप को मजबूत करने का काम हर पार्टी का अधिकार होता है। और जहां तक हमारे अधिवेशन की बात है, तो ये अगर भाजपा का अधिवेशन होगा ना, तो अगली बार मैं जरूर पूछूंगी कि भैया भाजपा अधिवेशन करती क्यों है, क्योंकि 1980 में ये कहा थे, 1980 में बनी थी ये पार्टी, जनसंघ खत्म करी, फिर भाजपा बनी और फिर खड़े हुए, क्योंकि लोकतंत्र देश में स्थापित हमने किया। हमने ये नहीं कहा कि हम तो भाजपा मुक्त भारत करेंगे, हमने कभी किसी पार्टी को ये नहीं कहा कि उसे लोकतंत्र में अधिकार नहीं। मगर इनके सबसे बड़े नेता, उनका तो काम ही है, क्या काम है मोदी जी का? उनका काम है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इतनी बार कांग्रेस 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 बोलते रहे और बेचारे आज नजर नहीं आ रहे। यूएस गए और ट्रंप के सामने भीगी बिजली बने बैठे। सुजाता जी, अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए कांग्रेस पार्टी के स्थिति को लेकर, तो आप कहती हैं कि मीडिया एजेंडा चला रहा है। सिर्फ एक सवाल था जो कि तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आपके समर्थन वाले जो व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिनको वो वोट देते आए हैं, कांग्रेस पार्टी के जो आपके कोर वोटर्स रहे भी होंगे खास तौर से गुजरात में, वो यही जानना चाहते हैं, जो सवाल था मेरा, जिस पर आपने इतना अग्रेसिव हो गई कि अगर हमने या पार्टी को वोट दिया और लेकिन वोट देने के बावजूद भी बीते 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी वहां नजर क्यों नहीं आए? विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना वीक क्यों रहा? सिर्फ यही सवाल है आपसे। मैंने आपको क्या कहा, 2017 में हमारा वोट प्रतिशत 42% तक पहुंच गया था और निश्चित तौर पर उसके बाद घटा है। तो वो तो पार्टी को देखने की जरूरत है ना कि हमने सस्टेन क्यों नहीं किया, और उस पे काम चल रहा है। लेकिन सवाल तो मेरा ये है कि हम भाजपा के गढ़ में गए हैं, आप कह रहे हैं, मैं तो कहूंगी बापू के दिल में गए हैं, साबरमती पे पहुंचे हैं। तो हम देश में संविधान का राज चाहते भी हैं और स्थापित भी करेंगे। तो इसमें किसी भाजपा को दिक्कत है कि क्यों कर रहे हैं अधिवेशन? अरे आप लोग क्यों करते हो अपने अधिवेशन, ये तो बताओ। मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? वो पहले गए, एनडीए की बैठक करके आए और बाद में भाजपा ने उनको अपना नेता चुना है। नहीं कमाल की बात? तो भाई हर पार्टी का अपना तरीका होता है, अपने तरीके से वो काम करते हैं, वो उनके देखने का। विजय जी, वो हमारे कांग्रेस नेता को खास तौर से गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहलाने में दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि हम गांधी के दिल में गए हैं, हम उस इलाके में गए हैं जहां से बापू की सोच की शुरुआत हुई थी। जवाब आपका? पता नहीं, मुझे लगता है कि आप या तो अभी प्रवक्ता बने या नहीं दे रही हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा है आपके कार्यक्रम में? आप 65-70 साल में जब शासन चलाया तो गांधी बात पे चले ही नहीं है। जो गांधी जी कह गए थे उसका सारा उल्टा कहा। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, क्योंकि ना मैं गांधी जी बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद, भाजपा की है ना, इनसे कहिए गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं आज। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। मैडम भाजपाइयों को गोडसे मुर्दाबाद जरूर बोलना चाहिए। गांधी जी की बात करनी है तो गोडसे मुर्दाबाद करना पड़ेगा। बोल के दिखाइए गोडसे मुर्दाबाद, है ना? मुर्दाबाद देश का पहला आतंकवादी गोडसे, नथुराम गोडसे। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलने को तैयार है? बोलिए विजय जी, अपनी बात करिए, आप नाम लीजिएगा जब गोडसे मुर्दाबाद। विजय जी, समय की कमी है, अपनी बात पूरी करिए आप। गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। सुजाता पॉल जी, आपको पूरा समय दिया गया, एक बार बात पूरी करने दीजिए, एक बार बात पूरी करने दीजिए। गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, तभी तो गांधी जी की बात करेंगे। अरे सरदार पटेल को अपना कह देने से सरदार पटेल इनके नहीं हो जाते। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, फिर मैं भी मान जाऊंगी। चलिए ठीक है, अनुज अग्रवाल जी, आपसे सवाल मैं कर लेती हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी का जो शताब्दी वर्ष है वो चल रहा है और ये वजह भी माने कि 64 साल बाद कांग्रेस पार्टी का जो खास तौर से जो फोकस है वो सरदार पटेल माने या फिर महात्मा गांधी माने, उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। इस पर आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो रणनीति आगे की उसको लेकर 27 के लिहाज से, खास तौर से बिहार हो या फिर गुजरात हो? साक्षी जी, अभी राहुल गांधी जी ने खुद कहा था अपने पिछले मार्च के गुजरात दौरे पे कि हमारी कांग्रेस पार्टी गुजरात इकाई में आधे से ज्यादा लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और आधे भी ऐसे नहीं है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं।
लेकिन उन आधे लोग जो बीजेपी से मिले हुए हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? हाँ। तो जब ग्राउंड लेवल पे आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप गांधी की या पटेल की बात कर लें, उससे क्या हो रहा है? आपके पास जब आपके समर्पित कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है, आपका कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, और आप ढंग से आज बीजेपी की सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे। वो लगातार एक के बाद एक के बाद आ रही है। 30 साल से लगातार किसी पार्टी का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सुजाता जी को बंद करिए ना। 2017 में एक चुनौती दे पाए थे, तब भी बीजेपी 99 सीटें थी और जैसे तैसे उसने सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद तो बुरी तरह पार्टी बिखर गई। और आप बड़े बड़े बातें कर लें गांधी पटेल से, नेहरू से, उससे क्या हो रहा है? आपने जमीन पे क्या किया? आपने पिछले 10 सालों में एक नए सिरे से, अब देखिए आपकी ग्राउंड सारी आम आदमी पार्टी ले गई। आम आदमी पार्टी ने बेटर इस बार परफॉर्म कर लिया था, और इनके जो 17 एमएलए आए थे जीत के, उनमें से इच्छा बीजेपी में चले गए। तो ये जो ऑलरेडी इनके पास लोग हैं उन पर ही कंसोलिडेशन नहीं है, उनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, वो उनका समर्पण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से पीछे हट चुकी है। बड़ी बिखराव है ठीक है स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। सुजाता पॉल जी, सवाल आपसे अब मेरा बिहार को लेकर भी है। ठीक है, ठीक है अनुज अग्रवाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, वक्त की क्योंकि कमी है। एक रिमार्क जो है मैं एक बार वापस ले लेती हूँ सुजाता पॉल जी से। बिहार को लेकर सवाल है मेरा आपसे। बिहार में देखिए हाल ही में जो यात्रा होती है उसमें राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां पर गुटबाजी जो हुई है, जो खुलकर राहुल गांधी के सामने भी आए, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उसको लेकर सवाल है। उससे अब कांग्रेस पार्टी कैसे पार पाएगी, जो एक बड़ी चुनौती भी रही है कांग्रेस पार्टी के लिए? जी, चुनौती हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो कई लोग कई बार आपस में लोगों की भिड़ंत भी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है जो आपने कही वो सच है कि इससे हमें मुकाबला इस हालात में करना पड़ेगा जिस हालात में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पर नजर रखती है जो कांग्रेस पार्टी में मजबूत नेता बनते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा अरविंदर सिंह लवली, तो हमें इसकी ओर ध्यान देना भी पड़ेगा। और आपने सुना कि राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण में भी कुछ समय पहले कहा भी था, गुजरात में कहा था उन्होंने कि ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं और हमारे को कई लोगों को निकालने की भी। और अभी इस अधिवेशन के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स भी होंगे और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जिसके बारे में धीरे धीरे करके खुलासा होगा। और ये गुटबाजी वाली समस्या को इसको भी जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। जी चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल है अनुज अग्रवाल जी आप ही से। जिस तरीके से खुद इस बात को कबूला भी अब सुजाता पॉल जी ने कि गुटबाजी है, क्या गुटबाजी बहुत बड़ी समस्या रहने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए? अगर दिल्ली में देखें, हरियाणा में देखें, अलग अलग राज्य जो है एग्जाम्पल हमारे सामने। पे बीजेपी काम कर रही है और गवर्नेंस का मॉडल दे रही है। अगर 5 बार 6 बार 7 बार अब सत्ता में लगातार एक पार्टी आ रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जो जनता लगातार उससे जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी को यही सीखना है कि एक बार अगर किसी राज्य में सरकार बनती है, उसकी दोबारा दूसरी बार सरकार क्यों नहीं आती, इस पर ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। कुछ सेलेक्टिव वोट बैंक अपने साथ जुड़े रखना है अल्पसंख्यकों का या कुछ पर्टिकुलर कास्ट का, उससे आज की डेट में आप सरकार में नहीं आ सकते। आपको गवर्नेंस के मॉडल पे भी काम करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समाज के सारे तबकों के साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ जाति की या धर्म की राजनीति से करने से नहीं होगा। एक समग्र सोच के साथ और ग्राउंड पर एक पूरा कैडर खड़ा करके ही पार्टी अपने आप को मुख्यधारा में ला सकती है। आज पूरे गुजरात में कांग्रेस सेवा सदन के सिर्फ 2000 मेंबर है और वो भी जमीन पे एक्टिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो काम पार्टी को करना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए कुछ सेकंड से, वक्त की कमी है क्योंकि तो रेपिटेशन कर रहे हैं वो। और देखिए जहां पे भी ये कह रहे बार बार भाजपा आई, भाजपा नहीं आई अपने दम पे। भाजपा ने जहां पे कांग्रेस के जो मजबूत कैंडिडेट है उनको जब अपनी तरफ करा, चाहे उनके ऊपर ईडी छोड़ी, चाहे इनकम टैक्स छोड़ा, उसके बाद उस सीट को उन्होंने जीता। उसके बाद वो केस ही खत्म हो जाते हैं। तो भाई दबाव में ठीक है, ये बात भी मैं मानती हूँ कई लोग आ जाते हैं, मगर अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नहीं जीत रहे हैं और अपने कार्यकर्ता का चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। सुजाता पॉल जी और साथ ही अनुज अग्रवाल जी और विजय कुमार जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त सूरज समाचार के साथ शेयर करने के लिए।